नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसने 16 अप्रैल को सिविल सर्विसेज 2023 के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 1016 सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित हुई और मंगलवार को ये परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। तो मंगल का ये दिन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत मंगलमय रहा है। तो हमारे साथ टनकपुर के रोमित भट्ट के लिए ये दिन पूरे परिवार के लिए बहुत मंगलकारी रहा है। उन्होंने यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। कड़े परिश्रम के बाद उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। लेकिन ये कामयाबी, ये बुलंदी रोमित भट्ट के लिए अनायास नहीं है। इसमें हर तरह का रंग है। नाकामी के खट्टे अनुभव भी थे और लेकिन उन्होंने असफलता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाने का जो साहस दिखाया, हार को हराने और जीत की जो जिद थी, वो उनके इस सफलता की एक अहम कड़ी रही। जो उनके शुरुआती 2 प्रयास थे, जो 2021 की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में वो इंटरव्यू तक आए और 2022 में भी वो अंतिम जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नहीं आ सके। लेकिन इस 2023 का उसमें उन्होंने जो रिजल्ट आज घोषित हुआ है, शानदार कामयाबी हासिल की है। टनकपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो चीफ फार्मासिस्ट महेश भट्ट और गृहिणी जो उनकी माँ हैं माया भट्ट के जो बेटे रोमित ने तीसरे प्रयास में कामयाबी का वो मुकाम पाया है जिसकी हसरत हर किसी को होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध जो खालसा डिग्री कॉलेज से उन्हें ग्रेजुएशन हिस्ट्री जो ऑनर्स से किया और इस बार यानी कि जो 2023 की जो परीक्षा थी उसमें 390वें रैंक उनने हासिल की। उनकी छोटी बहन जो गरिमा जो एग्रो फॉरेस्ट्री से एमएससी करने के बाद वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। तो एक तो बहुत बधाई रोमित जी आपको इस सफलता के लिए। रोमित जी, आप बताएंगे कि जो यूपीएससी के परीक्षा के परिणाम को लेकर आप कितने आश्वस्त थे और सफलता मिलने पर जो जब घोषणा हुई तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? अभी ऐसा एग्जाम है जिसका पता नहीं रहता है कि कैसी रैंक आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो इसको अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं बहुत। तो होप तो था ही, वो तो पहले अटेम्प्ट से ही था, लेकिन इस बार हो गया तो सही था। और लिस्ट में आने के बाद खुशी हुई बहुत, यही था। तो जो शुरू के जो 2 प्रयास थे, 2021 जो कोरोना का करीब वो दौर था, फिर 2022 कोरोना के ठीक बाद का दौर था, तो दोनों प्रयासों में जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो क्या आपके रिएक्शन से किस तरह की मायूसी थी? और आज जो तीसरे प्रयास में आपको सफलता की मंजिल मिली है, तो इन दोनों में आपके एहसास क्या थे? दोनों जो प्रयास थे पहले जिसमें आप जो अपेक्षित रिजल्ट नहीं ला हेलो। सके और जो आज 2023 के अटेम्प्ट में फ़र्क क्या था? हेलो तैयारियों हेलो। के नज़रिए से आपकी स्ट्रेटेजी के स्तर पर किस तरह से बदलाव था? हाँ, तो पहला अटेम्प्ट जैसे ही इंटरव्यू नहीं हुआ था उसके 5 दिन बाद प्रीलिम्स था दोबारा से। तो फिर प्रीलिम्स भी हो गया, जैसे तैसे हो ही गया। फिर मेंस की दोबारा से अच्छे से तैयारी करी, पर उस साल मेंस नहीं हो पाया दोबारा। फिर इस बार मेंस की और अच्छे से तैयारी करी, ऐसे एथिक्स और ऑब्स्टल की ज़्यादा फोकस किया। और इंटरव्यू में भी इस बार थोड़ा अच्छा हुआ था पिछली बार से। इसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की वजह से इस साल ये परिणाम देखने को मिला। मुख्य परीक्षा में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री, ग्रेजुएशन का हिस्ट्री था, तो वही सेम ऑप्शनल भी रखा। तो किस तरह की जो बुक्स, किस तरह की जो आपके प्रिपरेशन की कोई स्पेसिफिक कोचिंग आपने ली? ये क्या किस तरह की बुक्स को आपने पढ़ाई करी? मेनली कोचिंग तो नहीं ली, खाली मॉक्स दिए थे कोचिंग के। वैसे कोर्स वोर्स नहीं लिया था। बाकी हिस्ट्री के लिए जो कॉलेज में बुक्स रिकमेंड करते थे प्रोफेसर्स, वही फॉलो करी। जैसे एंशियंट के लिए उपिंदर सिंह, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए शेखर बंदोपाध्याय, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लव। तो ये हिस्ट्री की मेनली यही स्ट्रेटेजी थी। तो आपने जो प्रिलिमिनरीज
मेंस और इंटरव्यू, यानी कि पहले 2 परीक्षाएँ, जो फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी का है, सेकंड जो मेंस का है, इन 2 के लिए किस तरह की रणनीति बनाई, कितने घंटे आपने पढ़ा और कैसे पढ़ा? फिर इसमें जब आप मेंस में सफलता हासिल करी, तो उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू की, क्या मॉक इंटरव्यू आपने दिया, या किस तरह से उसके लिए आपने अपनी आगे की व्यूहरचना बनाई? प्रीलिम्स और मेंस की मेनली इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, अलग अलग से मतलब ज़रूरत नहीं होती है, तो साथ में लेकर थोड़ी आसानी हो जाती है प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ करें तो। बाकी घंटे 7-8 घंटे डेली कंसिस्टेंट काफ़ी होते हैं, और मॉक इंटरव्यू मैंने 7-8 दिए थे दिल्ली जाके, जो बहुत मतलब हेल्पफुल हुए हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो जनरल स्टडीज़ ऐसा विषय है, बहुत वाइडर है, बहुत व्यापक है, तो उसके लिए किस तरह से आप तैयारी आपने करी, कि कौन कौन सी पुस्तकें, कौन सी मैगजीन्स और अन्य क्या स्रोत आपने अपने इस विषय को मतलब इसमें स्कोर अच्छा करने के लिए? जनरल स्टडीज के लिए मेनली जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वही फॉलो करी, और एक बुक का बार बार रिवीजन करा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने से बेटर एक बुक को बार बार पढ़ना है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, जी। एंड इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी काफी होती है 11th-12th की, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर है, उनके नोट्स आते हैं मार्केट में, वो बेस्ट है, और बाकी करंट अफेयर की मैगजीन्स हर कोचिंग वाले निकाल देते हैं, तो उसी से कोई भी एक पकड़ के उसको रिवाइज करते रहे, बस ये था मेरा स्टडी जीएस के लिए। जी, तो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें मीडियम यानी कि भाषा, आपका जो भाषा अंग्रेजी थी या हिंदी थी? इंग्लिश 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 थी। थी। तो मीडियम कितना इम्पोर्टेंट है? क्या भाषा का भी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से कोई वेटेज मिलता है, या उसमें पाठ्य सामग्री आसानी से अवेलेबल होती है, इसलिए इस भाषा को ऑप्ट करना बेहतर रहता है, या हिंदी या अदर जो लैंग्वेजेज हैं, उनके माध्यम से जो परीक्षा देते हैं, उनकी सफलता और अंग्रेजी माध्यम में कोई असमानता, असंतुलन तो नहीं है? वेटेज तो ऐसा कुछ नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन जो स्टडी मटेरियल्स है इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, हिंदी में बहुत कम है, और टीचर्स भी मेनली इंग्लिश के ही हैं ज़्यादा, इसकी वजह से हिंदी मीडियम या अदर लैंग्वेज को थोड़ा डिसएडवांटेज तो होता ही है, मेनली मटेरियल के बेसिस पे होता है, वैसे यूपीएससी के बेसिस पे कुछ नहीं होता है। तो जो आपने जो इंटरव्यू दिया, वो कितनी देर तक चला, किस तरह के सवालात आए, कितने सवालों को मतलब ठीक ऐसे भी सवाल रहे होंगे जिनका आंसर आप अपने दृष्टि से ठीक पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं दे पाए होंगे, तो क्या जो माहौल होता है इंटरव्यू बोर्ड का, इंटरव्यू रूम का, वो किस तरह से मैनेज करना चाहिए कि बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी प्रेशर के? मेरा इंटरव्यू आधा घंटा चला था, शुक्ला सर का बोर्ड था, और क्वेश्चंस मेनली ऑप्शनल से पूछे गए, हिस्ट्री से और करंट अफेयर्स और स्टेट स्पेसिफिक, जैसे उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड उस पर पूछा गया था, बाकी हल्द्वानी वायलेंस के ऊपर भी पूछा गया था, और जो माहौल होता है वो अंदर कोऑर्डिनेट होता है, सब आपको सुनना चाहते हैं और वेट करते हैं आपके, और हेल्प भी करते हैं जहाँ आप थोड़ा रुक रहे हैं आंसर देने में, इसलिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहता है इस एग्जाम में। तो जो सिविल सर्विस की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, या और समय देना चाहिए? और तैयारी करने का ढंग क्या होना चाहिए? किस तरीके से इस तैयारी को, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, उबाऊ है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या क्या मतलब इसका रास्ता, रूट क्या होना चाहिए? समय तो सबका अपने अपने हिसाब से होता है, किसी को ग्रेजुएशन के टाइम शुरू कर देते हैं, कोई ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कोई जॉब के बाद करते हैं, तो सबका ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, बट जब भी शुरू करते हैं फिर वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, जिससे फायदा मिलता है, क्योंकि ये 1 साल तो खाली 1.5 साल चलता है पूरा प्रोसेस, इसके लिए कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कंसिस्टेंसी मोर इम्पोर्टेंट है, ना कि
कहाँ से शुरुआत करी, कब से करी, जब से भी करी कंसिस्टेंट रहना चाहिए तब से। तो इसमें कोचिंग कितनी महत्वपूर्ण है? क्या कोचिंग का मतलब कोचिंग लेना कंपलसरी है, कोचिंग लेना मतलब अपरिहार्य है, या कोचिंग एक व्यापार है? कोचिंग लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आजकल सब यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे सारे मटेरियल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन जो हार्ड कॉपीज है किसी भी कोचिंग के किसी भी नोट्स की, वो कुरियर से मंगा सकते हैं दिल्ली से। जैसे मैंने घर में बैठ के प्रिपरेशन करी तो मैंने सारा कुरियर करवा दिया था दिल्ली से। कोचिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं या जिन्हें लगता है अंदर से कि चाहिए। वैसे कोचिंग इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है एग्जाम के लिए, मेनली सेल्फ स्टडी ही होती है लास्ट में। तो आपने जो तैयारी करी वो टनकपुर में रहकर, हल्द्वानी में रहकर भी मतलब उसमें बड़ा शेयर जो बड़ा हिस्सा रहा। मैंने टनकपुर से ही रह के तैयारी करी, टनकपुर का ही। बाकी दिल्ली में सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने गया था, बस मेनली ये था। तो अब जिस तरह से एक और नई समस्या आ रही है, दो तरह की बातें आ रही है। एक तो मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, लोग मोबाइल में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें चयन की समस्या है कि क्वालिटी और ज़रूरत के हिसाब से कौन सी मटेरियल कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या चूज किया जाए, क्या छोड़ा जाए। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, किस तरह से चयन किया जाए कि हम मैक्सिमम बेहतर चीज़ ले सकें। इसके लिए मेनली जो टॉपर वीडियोस आती है इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद, उनको देखना चाहिए। 3-4 काफी होती है, और अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करके जो बेटर लगता है उस हिसाब से मटेरियल अपने प्रिपेयर करने चाहिए। सबके मटेरियल अलग अलग होते हैं, इसलिए पर जो भी मटेरियल शुरू कर रहे हैं उसी पे टिके रहना चाहिए, उसी पे भरोसा करना चाहिए एंड तक। ये है मेन। ये मुख्य रूप से ये चूँकि आप युवा हैं, एक बड़ी समस्या नौजवानों के टीनेजर्स के सामने, यूथ के सामने नशे को लेकर आ रही है, और ये ऐसा रास्ता है जो कैरियर को आगे बढ़ने से पहले रोकता है। और ये जो भटकाव की स्थिति है, इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है, क्या उपाय करना चाहिए कि उस नशे के बजाय लोग एक पढ़ने का नशा, कैरियर बनाने का नशा, वो जो जुनून है उसको कैसे बिल्ड करें, और इस रास्ते से जो मायावी एक जाल है कैसे बचा जा सकता इसके 1-2 उपाय हैं। एक तो मेनली सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो अगर कम हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया से ही ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब करने के लिए, वो पहले कम होना चाहिए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खेलने कूदने पर। उससे माइंड फोकस रहता है, एक तरफ को कंसंट्रेशन बढ़ता है, पढ़ाई पे भी ये यूजफुल रहता है। इसलिए ये 2 मेन सॉल्यूशन है जो नशा कम कर सकता है युवाओं में सर। है। जो उत्तराखंड के दृष्टिगत हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसमें जो करीब 10 जिले पर्वतीय हैं, रिमोट के हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वो उनसे कैसे मतलब पार पाए, मतलब आर्थिक रूप से भी वो कम बहुत सशक्त नहीं होते हैं। तो इन सब को देखते हुए वो घर में रहते हुए जो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोचिंग्स को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई ऐसे सुझाव आप देना चाहेंगे? जो अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे टनकपुर से जो एसडीएम थे हिमांशु कपलदिया सर, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव चैनल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। बाकी भी है, जैसे हर कोचिंग के कोई ना कोई चैनल होते ही है, जैसे दृष्टि, विजन, ये सब। इनको फॉलो करके वो जो वीडियोस डाल रहे हैं उनको देखना चाहिए। इस टाइप की वीडियोस काम आती है यूपीएससी के लिए सर। यूपीएससी में चलिए, बहुत आपका धन्यवाद। आपने मतलब इस व्यस्त समय में, चूँकि ये आज का दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होगा, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो सफलता का जो आपका सफ़र है, ये अभी इसकी शुरुआत है, और आगे आप
अपनी परिश्रम से और ज़्यादा आगे मतलब बढ़ें। तो आपकी सफलता जो है, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र जिस तरह से पिथौरागढ़ में वर्ष 2022 में डॉक्टर दीक्षा जोशी ने 19वीं रैंक हासिल की थी यूपीएससी में। पिछले साल अनुप्रिया राय ने आईएएस एलाइट में क्वालिफाई किया था, और इस साल आपने जिस तरह से 90 रैंक हासिल की है, तो ये जो सफलता है ये क्षेत्र के, उत्तराखंड के ऐसे इलाके जो दूर के क्षेत्र हैं, उनके पास सीमित संसाधनों के बीच कठिन हालात में वो एक दूसरों को भी मोटिवेट करेगी। तो आपकी जो सफलता है ये इस क्षेत्र के युवाओं को, और जो भी आपको सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उन सब के लिए है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।